नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर बाघा से, जहां शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। धनहा थाना क्षेत्र के गौतम बुद्ध सेतु पर वाहन चेकिंग के दौरान एक जाइलो कार से 486 बोतल विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शराब तस्कर कितने शातिराना अंदाज में बोतलों को डैशबोर्ड के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि शराब की एक खेप हरियाणा से खगड़िया ले जाई जा रही थी, जहां पंचायत चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल होता। मामले में पुलिस ने 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। एक की पहचान हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले सनी कुमार और दूसरे की पहचान दिल्ली के दीपक कुमार के रूप में की गई है। वहीं देखिए, एनजीटी की आपत्ति के बाद बिहार सरकार ने पटना समेत 6 जिलों में बालू घाट की होने वाली नीलामी पर रोक लगा दी है। सरकार का आदेश था कि जब तक घाटों की नीलामी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक बालू का खनन पूरी तरीके से बंद रहेगा। लेकिन राजधानी पटना में सरकार की नाक के नीचे दीघा घाट के बगल में जेपी सेतु के नीचे बालू का अवैध खनन जोरों पर जारी है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। यह हाल तब है जब जेपी सेतु से अधिकारी से लेकर मंत्री तक गुजरते हैं। दीघा थाना भी बगल में है, लेकिन किसी को भी ये तस्वीर नहीं दिख रही। जिस बालू के अवैध खनन में कई अफसर नप गए, उस बालू के खनन को लेकर माफियाओं में कोई खौफ नहीं है। देखिए संवाददाता संजय कुमार के इस रिपोर्ट को। बालू के अवैध खनन को लेकर न जाने कितने अफसर नप गए, और अगर डर किसी को नहीं है तो वह है बालू माफिया। आपको हमारी बात पर शायद यकीन भी नहीं होगा अगर हम आपको ये तस्वीर नहीं दिखाते। देखिए, ये पटना की तस्वीर है, गंगा नदी की तस्वीर है, और यहाँ पर 3 दर्जन से अधिक नावें जो हैं वो तस्वीर में कैद हो रही हैं बालू के अवैध खनन को लेकर। गंगा में बालू का खनन नहीं करना है, एनजीटी ने साफ तौर पे मनाही की हुई है। बगल में दीघा थाना है, इसके बाद हाजीपुर भी पड़ता है, लेकिन जेपी सेतु से यह तस्वीर चौंकाती है। दिन दहाड़े बालू की डकैती की। देखिए, यहाँ से जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम पहुँची है, हमने तस्वीरों को कैद करना शुरू किया है। उसके बाद कई नावें यहाँ से निकल गई हैं। तस्वीरों में देखिए, कई नावें जो हैं वो यहाँ से बालू लोड कर जा रही हैं। कुछ नावें इधर भी चली गई हैं, लेकिन कई नावें अभी भी वहाँ पर खड़ी हैं, यानी बालू का खनन जारी है। हमें ये तस्वीर दिख जाती है, पुलिस को क्यों नहीं दिखती, प्रशासन के लोगों को क्यों नहीं दिखती, ये हैरानी होती है। क्या किसी बगैर सरपरस्ती के, बगैर संरक्षण के बालू का ये अवैध खनन संभव है? शायद नहीं। और अगर संरक्षण नहीं भी है तो आपको ये बालू का जो खनन हो रहा है ये क्यों नहीं दिख रहा है? कई सवाल हैं। जनक राम मंत्री हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे जानकारी मिलेगी, एक्शन लूंगा, न्यूज़ 18 बेहतर काम कर रहा है। लेकिन हमें बराबर ये दिख जा रहा है, जनक राम कई बार जेपी सेतु से होकर आते जाते रहते हैं, उन्हें गोपालगंज जाना होता है, ये तस्वीर उन्हें क्यों नहीं दिखती? मंत्री हैं खनन विभाग के, एक बड़ी जिम्मेवारी है बालू के अवैध खनन को रोकना। प्रशासनिक महकमा तमाम दावे करता है, लेकिन इन दावों को अगर कोई झुठलाता है तो ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। शायद एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखकर तमाम लंबे चौड़े दावे किए जाने लगे, लेकिन इससे बालू माफियाओं को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरीके से सरकार के राजस्व की डकैती लगातार जारी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, गांधी जेपी सेतु, पटना। अररिया के बसमतिया का उज्बेकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि वो तीसरा शख्स आखिर कौन है जो सरोज और इस्माइल को गाइड कर रहा था। ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 विदेशी युवतियों को बिना दस्तावेज के भारत में एंट्री मामले में जिन 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, उनमें मोहम्मद इस्माइल और सरोज शाह के घर जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो एक नई कहानी सामने आई। एक तरफ जहां इस्माइल के परिजन सरोज को दोषी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर सरोज के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि इस्माइल ने सरोज को कहा कि नेपाल चलो, अपनी साली से मिलवाते हैं। इसके बाद वो सरोज को नेपाल के इनरवा ले गया और दोनों ने शराब पी, जिसके बाद दोनों ने उन 3 विदेशी लड़कियों के साथ 900 रुपए में एक ऑटो भाड़ा किया और अररिया आने लगे। इसी दौरान जब वो पत्थरदेवा एसएसबी कैंप होकर भारत में घुस रहे थे, तभी एसएसबी ने कार्रवाई की।
अब सवाल ये है कि इन दोनों लड़कों को गाइड करने वाला, निर्देशित करने वाला वो तीसरा शख्स आखिर कौन था, क्योंकि इस्माइल के पास से पुलिस ने एक कैमरा लगा चश्मा भी बरामद किया है। आरोपी सरोज शाह के मां बाप चौक पर सब्जी की छोटी सी दुकान चलाते हैं। बसमतिया गांव में आरोपी सरोज शाह के परिजनों से बातचीत की संवाददाता सतीश कुमार ने। पाकिस्तान मामले में अभी हम सरोज शाह के घर पे हैं, जिस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर जो है जेल भेज दिया है। और यह जो परिवार है सरोज शाह का है, वो दूसरा शख्स, पहला शख्स जो है वो मोहम्मद इस्माइल और दूसरा शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है सरोज शाह, उसका यह घर है। उनके पिताजी हैं जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, उनसे सीधे जानते हैं। ये बताइए कि बेटा क्या लगता है कि गलत संगत में फंस गया? जी सर, बेटा हमारा सब्जी बेचता था, हमारे साथ में रहता था। उसको बोले थे हम सब्जी की दुकान लगाना, हम आते हैं बीरपुर से। तो उसके बाद यहाँ नहीं था। वो बोला जो हमारा दोस्त बोला है जो चलो मेजबानी कहीं जाना है, मेजबानी। कौन दोस्त? वही इस्माइल। तो उनके साथ में वो चला गया इस्माइल के साथ में। अब कहाँ गया नहीं गया हमको पता नहीं चला। उसके बाद हम जब आए तो देखते हैं सरोज नहीं है घर में। तो हम अपने से दुकान लगाए। उसके बाद जब 6-7 बज गया, शाम हो गया, तो कोई बोलता है जो सरोज वहाँ है फुलकाहा में, उसको पकड़ लिया गया है, SSBO वाला पकड़ा है। तो हम लोग विश्वास नहीं किए, नहीं सरोज तो इधर ही होगा, बसमतिया में होगा, कहीं होगा। इस्माइल है, उसकी फैमिली का कहना है कि सरोज बुला कर ले गया, वो फंसा दिया। हाँ, आपका क्या कहना है? हमारा कहना वही है जो वो लड़का ले गया इसको बुला करके, बोला इस्माइल ही ले गया। हाँ इस्माइल ले गया। लेकिन वो तो कह रहा है कि सरोज ले गया। नहीं, इस्माइल ले गया हमारा लड़का को बुला करके। बोला चलो दोस्त से काम है, मेहमान आने वाला है, तेरा काम है चलो। तो ये लड़का उसी के साथ में से चला गया। जब नहीं आया तो हम देखते हैं अरे अभी तक नहीं आया, दुकान हम ही को लगाना पड़ा। तब तो हम अपने से दुकान लगाए। इस्माइल का, उसका कैसा लड़का है इस्माइल? और हमको मालूम नहीं था, हम तो अपना सब्जी बेचने में लगे रहते हैं। और लेकिन लड़का लोग साथ साथ रहता है और क्या क्या करता है साथ साथ में वो हमको मालूम नहीं है। मेरा भाई, छोटा भाई, उसको बोला जाइए वहाँ पे दुकान लगा दीजिएगा। तो बोला ठीक है हम जाएंगे, वहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे लगाने लगा। मेरा पापा बोला हम जा रहे हैं बीरपुर। बोला ठीक है जाइए आप, हम लगा देंगे। इसके बाद कॉल आया उसको, ये चल गया वहाँ पे। आप लोगों को कब मालूम हुआ गिरफ्तार हो गया दोनों? हम लोग को 7-8 बजे शाम में पता चला। हाँ, हम क्या लोग लगता है गलत संगत में था वो आपका भाई? नहीं सर, मेरा भाई तो हमको नहीं लगता, वही फंसाया है, सब कुछ वही किया है। तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि एक तरफ जहां मोहम्मद इस्माइल का जो परिवार है वो बता रहा है कि सरोज ले गया उसको, वहीं सरोज के अभी जो परिजनों से हमने बात की, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मोहम्मद इस्माइल ही लड़कियों को वहां से लाया। उसके बाद जो है सरोज को उसने फ़ोन किया। अब यह मामला कहां तक जाता है देखना होगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, बसमतिया, अररिया। NTPC बार्ड ने स्टेज 1 में 660 मेगावाट की पहली इकाई का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जल्द ही बिहार को 342 मेगावाट से भी अधिक की बिजली मिलेगी। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध। बार्ड NTPC ने स्टेज 1 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कल दिन के 12 बजे NTPC स्टेज 1 660 मेगावाट का लगभग 72 घंटे के ट्रायल रन के बाद अपनी उत्पादन को बरकरार रखा। यानी अब बिहार को NTPC से 342 मेगावाट अत्यधिक बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि ये स्टेज 1 वही है जो 2015 में रशियन कंपनी को पूरा करना था, जो नहीं हो पाया और NTPC ने उस कंपनी से करार तोड़कर कोरियन कंपनी को दिया। लगभग 6 या 7 साल के बाद कहें, आज NTPC ने वो मुकाम हासिल कर लिया कि स्टेज 1 इसका पूरा हो गया। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। और देखिए, सीवान में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सीवान के कचहरी रोड स्थित दुर्गा मंदिर में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर में बने 9 पिंडी की चांदी के कवर और 10 चांदी की छतरी की चोरी कर दी है। चोर मंदिर में सोए पुजारी और प्रहरी के मोबाइल और टॉर्च भी अपने साथ ले गए। घटना के बाद नगर थाना पुलिस मंदिर में पहुंचकर पुजारी और प्रहरी से पूछताछ कर रही है।
मंदिर में चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश है और लोग चोरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। क्या क्या चोरी हुआ है? चांदी का मुकुट था, नोट और चांदी का ही छतरी था। आप राधे कृष्ण मंदिर में सोते हैं? हाँ, राधे कृष्ण। और चोरी हुई है दुर्गा जी की माता जी के पास से। क्या नाम चाबी आपके पास रहता है? चाबी हमारे ही पास। तो आपके पास से चाबी गायब हो गया, आपको पता नहीं चला? नहीं सर, चाबी और मोबाइल दोनों गायब। यहाँ नौ पिंडी का कवर था चांदी का, वो चोरी हुआ है और 10 ठो चांदी का छतरी चोरी हुआ है। ये घटना रात में की है। और देखिए, त्योहारों पर मिठाई की बिक्री बढ़ जाती है। आज हम आपको नालंदा जिले के निश्चलगंज के प्रसिद्ध पेड़े के बारे में बताने जा रहे हैं, जो देश ही नहीं विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। अमेरिका, बांग्लादेश और सऊदी अरब तक के यहाँ के पेड़े की डिमांड है। यहाँ की पेड़ों की खासियत ये है कि इसमें शुद्ध खोया का प्रयोग होता है और चीनी की मात्रा बेहद कम होती है। संवाददाता अभिषेक कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। अभी हम मौजूद हैं एकंगरसराय के निश्चलगंज में, जहां आप देख सकते हैं कि निश्चलगंज का पेड़ा यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ से पेड़ा देश ही नहीं विदेश में भी जाती है। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पेड़ा का यहाँ बनाया जा रहा है। ख़ास करके यहाँ का जो पेड़ा है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है और कई ज़िलों में यहाँ से सप्लाई की जाती है। यहाँ पर बताया भी जाता है कि यहाँ पर इन लोग का पूर्वज भी यहाँ का जो पेड़ा है यहीं पर बनाते थे और बिक्री करते थे। आज भी इनके जो है आज इन लोग भी यही काम कर रहे हैं, अपने पूर्वज की तरह पेड़ा बनाकर बिक्री कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है दूध का खोआ बनाकर उससे पेड़ा का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से क्या चीज़ बना रहे हैं और क्या यहाँ की खासियत है। ये बताया जाए यहाँ की क्या खासियत है पेड़ा? यहाँ तो एक खोआ चीनी इलायची के साथ बनता है, चीनी हल्का रहता है। कितने दिनों से आप लोग पेड़ा कर? हम तो करीब 40 वर्ष से कर रहे हैं। इसके पहले हमारा दादाजी पिताजी करते थे। यहाँ का पेड़ा कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ तक तो देश विदेश तक गया है सर, अमेरिका तक पहुँचा दिए हैं पेड़ा, सऊदी अरब गया है। यहाँ पेड़ा है जो दूर दूर तक के मशहूर है इस जगह का पेड़ा, और यहाँ से दूर दूर लोग ले जाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं? ये खोवा आता है, खोवा का है जो आग पर घाटा जाता है, मिक्स किया जाता है। तो मतलब यहाँ देहातों से लोग मावा लाते हैं और विशेष करके दूध का जो मावा घाटा जाता है उसमें छाली वगैरह नहीं काटा जाता है, तो घी का मात्रा अधिक रहता है। और खोवा से जो पेड़ा तैयार किया जाता है 1 किलो में 200 से 250 ग्राम चीनी देते हैं, इससे अधिक नहीं देते हैं। यहाँ का पेड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी प्रसिद्ध है। इन लोग का साफ कहना है कि यहाँ का जो पेड़ा है, यहाँ का जो दूध में है जो छाली जो है काटा नहीं जाता है। और यही कारण है कि यहाँ जो पेड़ा है, यहाँ के पेड़ा में घी का मात्रा अधिक पाया जाता है और चीनी का मात्रा बहुत कम मात्रा में दी जाती है, जिसका कारण है कि यहाँ का जो पेड़ा है काफ़ी प्रसिद्ध है और देश ही नहीं विदेश में भी इसकी मांग है। नालंदा से न्यूज़ 8 के लिए अभिषेक कुमार। आधुनिकता के दौर में गांव की परंपरा और संस्कृति तेजी से विलुप्त होती जा रही है। कुछ साल पहले तक लोग भुंजा भुंजवाने के लिए कंसार जाते थे। मक्के, गेहूं, चना, चावल की भुंजा भुंजवाते थे। कंसारों में दोपहर से ही भुंजा भुंजवाने वालों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन अब बाजारों में मिलने वाले पैकेट वाले भुंजिया और कुरकुरे ने इसकी जगह ले ली है। ऐसे में अब गांव में भी कंसार जाने की परंपरा खत्म होती जा रही है। बाजार के भूंजे में वो स्वाद कहाँ जो कंसार के भूंजे में होता था। भूंजे में प्याज और सरसों तेज की महक आस पड़ोस को भी खुशबू से भर देती थी। कंसार कानू जाति के लोगों के लिए जीविका का साधन भी था, लेकिन अब कानू समुदाय के लोगों की जीविका पर भी ग्रहण लग गया है। हालांकि अब भी कुछ जगहों पर कंसार जलाए जाते हैं, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। क्या है, कैसा चल रहा है रोजगार? रोजगार तो अभी नहीं चल रहा है जाकर के। अभी तो पहले खूब भीड़ रहा है, अब तो कोई एक आध दूगो आबो जरी मनी भुंजा भेल, मकई भी खत्म हो गए। तब कते भुंजा भुंजते चावल के बाजार से लाबो खरीद। कहाँ से आई हैं? हम थाना चौक से आए हैं भुंजा भुंजाने के लिए। काफी दूर से आए? काफी दूर से आए हैं। अच्छा, पहले तो कंसार हर जगह होता था। अब तो कहीं कहीं एक आठों मिलता है, तो हम लोग यहीं पहुँचते हैं। ये भी बेचारी गरीब हैं तो थोड़े भूनते हैं, और सब लोग तो छोड़िए उड़िए। हम लोग काफ़ी दूर से आए और
भुंजा भुंजा के खाते हैं। सिर्फ शनिवार को बाजार वाला भुंजा तो केमिकल उसमें मिला हुआ रहता है, उस कारण हम सब भुंजा खाते नहीं हैं। और पहले की तरह संसार भी नहीं रहा, कोई कोई गांव में एक आध संसार रहता है, वहीं भुंजा के वहीं से ले जाते हैं। भुंजा नहीं आई है? हाँ। कहाँ से आई है? बगल से आए हैं, राजस्थान। राजस्थान से आई है। हर दिन आती है भुंजा भुंजाने? शनिवार को। शनिवार को। कैसे कौन कौन भुंजा आई है भुंजाने को? किसका केरा, बूट, मकई, चावल यही सब। बाजार वाला नहीं खाती है भुंजा? वो अच्छा नहीं लगता है। छठ महापर्व को लेकर राजधानी पटना में गंगा घाटों को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। इसी बीच गंगा के जलस्तर में लगातार कमी होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन ने जेपी सेतु के पूरब और पश्चिम 3 किलोमीटर लंबा तक बेहतरीन घाट तैयार किया है। जेपी सेतु के नीचे पहली बार प्रशासन की ओर से सड़क बनवाई गई है। पानी के अंदर बांस बल्ला लगाने का काम शुरू हो गया है। छठ को लेकर गंगा घाट की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। महापर्व छठ जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजधानी पटना के गंगा घाटों को दुरुस्त करने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, दीघा के जनार्दन घाट की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए सारा काम जो है वो किया जा रहा है और गंगा के जलस्तर में लगातार कमी भी आ रही है। पिछले 24 घंटे में अगर इस घाट की बात कर लें तो 25 सेंटीमीटर की कमी आई है। इससे गंगा तट पर बालूनुमा घाट का निकलना भी शुरू हो गया है और यह कहीं न कहीं एक तरीके से राहत देने वाली बात है। पानी के अंदर बालू होने से श्रद्धालुओं को आसानी महसूस होगी और इस बात की संभावना जताई भी जा रही है। इस साल भी पश्चिमी पटना के श्रद्धालुओं को जेपी सेतु के पूरब और पश्चिमी 3 किलोमीटर लंबा बेहतरीन घाट मिलेगा और इसको लेकर तैयारियां जो वो की जा रही है। और अभी भी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे जो मजदूर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ठीक उसके सामने गंगा घाट है। जेपी सेतु के पश्चिम की अगर बात कर लें तो शिवा घाट, पाटीपुल घाट, दीघा घाट, मीनार घाट, बिंदुतोली घाट और पूरब गेट नंबर 93 से नवासी घाट है। प्रशासनिक अधिकारियों से जो बात हुई है उसके मुताबिक जेपी सेतु के पूरब और पश्चिम 2000 से अधिक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जो छठ व्रती होंगे और जो श्रद्धालु आएंगे वे दीघा एम्स एलिवेटेड और दीघा थाना स्थित अशोक राजपथ से जेपी सेतु जाने वाले मार्ग से पाटीपुल सहित अन्य घाट पर पहुंचेंगे। यहीं पर 800 से अधिक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जेपी सेतु के पूरब अशोक राजपथ से घाट 93 से 89 के साथ घाट नंबर 88 पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। यहां करीब 1000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से दौरा करने वाले हैं, निरीक्षण करने वाले हैं छठ घाटों का। उसके पहले जो मुकम्मल काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। और ये तस्वीर जो है लगातार आपको दिख रही है कि किस तरीके से छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए सीवान के मैरवा में छठ घाट पोखरा पर अभी तक सफाई नहीं हो पाई है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी निराशा है। मैरवा नगर पंचायत घाटों का निरीक्षण तो कर रही है लेकिन अभी तक घाटों की सफाई नहीं की गई है। छठ घाट पोखरा पर कचरे का अंबार लगा है जिससे तालाब का पानी गंदा हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मैरवा का छठ घाट कितना गंदा है। लोग घाटों की सफाई की मांग कर रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी को लेकर पटना जिला प्रशासन और नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट गया है। छठ पूजा को लेकर जहां नगर निगम प्रशासन विभिन्न गंगा घाटों पर साफ सफाई अभियान चला रहा है, तो वहीं जेसीबी से घाटों को समतल बनाने का काम भी जारी है। नगर निगम के कर्मचारियों ने छठ से पहले काम पूरा करने का दावा किया है। वहीं छठ घाटों की बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। सारा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम लोग का पूरा लेबर लगा हुआ है और मशीन भी हम लोग चलवा रहे हैं। हम लोग समय से पहले सोच रहे हैं कि काम को फाइनल दे दें।
छठ पर्व का त्यौहार है। हम लोग का हिंदू धर्म का सबसे महान पर्व है, इसलिए हम लोग अपने से भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके समय देख करके और समय से पहले हम लोग इसका फाइनल दे देंगे। छठ को लेकर के जो पूरी चूँकि सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हमारा, तो इसको लेकर के यहाँ पे सभी घाटों का पूर्व की तरह घाटों की सफाई, घाटों का निर्माण, ये सारी चीज़ों को लेकर के नगर निगम की ओर से पूरा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।